अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो, आदाब। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर-आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादक शेख। एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जजमेंट डे जून 4, 2024 के नताइज आप तमाम के सामने हैं। हमारा ये वीडियो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी हिस्टोरिकल होने वाला है, इसलिए कि इस वीडियो में हम मुस्लिम एमपीज़ की रिप्रेजेंटेशन को लेकर पूरा स्पेशल कवरेज और एनालिसिस करने वाले हैं। 2024 में कितने मुस्लिम एमपी जीते हैं? कौन सी पार्टी से जीते हैं? कौन से स्टेट से कितने एमपीज़ जीते हैं? कौन है वो मशहूर शख्सियतें जिन्हें शिकस्त मिली है? और जो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, उस पॉपुलेशन के हिसाब से कितने एमपीज़ होने चाहिए और कितने एमपीज़ हमारे जीत रहे हैं? क्यों हमारा पॉलिटिकल जो एमपीज़ का रिप्रेजेंटेशन है वो घटता जा रहा है? तो ये तमाम बातों में चलने से पहले, पूरा वीडियो देखने से पहले आप तमाम से गुज़ारिश और अपील ये करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं ज़रूर, लेकिन लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर करिए, इसलिए आप तमाम के सामने प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाता हूँ। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तान तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। तो मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक हिस्टोरी क्रिएट करके मैं यही चाहता हूँ कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस को और प्रेज़ेंट जनरेशन को हमारे हालात-ए-हाज़रा, लॉ ऑफ़ द लैंड क्या कहता है, दस्तूर क्या कहता है, किस तरह से हमारे हुकूक को हासिल किया जाए, किस तरह से हम हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएँ, हमारे जो अंदर समाजी बुराइयाँ और मसले-मसाइल है, उनका हल कैसा हो, ये मैं मेरे यूट्यूब चैनल से आप तमाम के सामने रखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, ताकि मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ ऐसे आपके सामने ला सकूँ। तो चलिए बिला ताख़ीर के हम मुद्दे में चलते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से 170 मिलियंस है, यानी 17 करोड़ है। और अगर से अब 2024 हर 10 साल में एक मरतबा जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, वो कोरोना की वजह से पेंडिंग है। 2024 में अब तक भी वो पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुआ। तो एक अंदाजे के हिसाब से, जो वर्ल्डोमीटर के, यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट के हिसाब से हिंदुस्तान की जो आबादी है, जिसमें अब मुसलमानों का पॉपुलेशन 200 मिलियन पहुंच चुका है, यानी 20 करोड़। और कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान की आबादी है जो 144 करोड़ हो चुकी है। तो इसमें हिंदुस्तान के जो मुस्लिम एमपीज़ होना है, 543 इलेक्टेड एमपीज़ जो लोकसभा के हैं, उसमें हमारा परसेंटेज 14.5% की पॉपुलेशन से 70 एमपीज़ हमारे होने चाहिए। लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमारे एमपीज़ का नंबर घटते हुए आ रहा है। 2019 में जो हमारे 27 एमपीज़ थे, अब 2024 में सिर्फ़ 24 एमपीज़ जीते हैं। तो आप जानते हैं यूपीए के वक़्त में ही 2014 में शायद 35 एमपी थे हमारे, उससे बढ़ के अब तक तो हमारा फ़िगर रीच नहीं हो सक रहा है, घटते हुए जा रहा है। हकीकत में 70 एमपीज़ हमारे होने चाहिए। और काफ़ी सारे लोग एक वायरल पोस्ट शेयर किए पूरा इलेक्शन अपडेट आने से पहले के 26 एमपीज़ कुछ जीते हैं, लेकिन वो तो गलत है। अभी मैंने पूरा कंप्लीट देखिए, सुबह के 3 बज रहे हैं, अब मैंने पूरा डाटा वो इलेक्शन कमीशन के पेज से निकाला है, उसमें हमारे सिर्फ 24 एमपी जीते हैं। तो मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे एमपीज़ होनी चाहिए, जो 70 है। अब कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं कि भाई 24 जीत गए। लेकिन याद रखिए, हमें हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को अब समझिए कि कई स्टेट्स के इलेक्शंस हो गए, अब एमपी इलेक्शंस भी हो गए इंडिया के, 5 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो राज्यसभा में है, जो काउंसिल्स में है एमएलसीज़ की तरह, जो ज़ेडपीटीसी, एमपीटीसी, सरपंच, काउंसिल्स, कॉर्पोरेशंस, ये तमाम म्युनिसिपैलिटीज़ में हमें अब मेहनत करके हमारे रिप्रेजेंटेशंस को हम आगे बढ़ाएँगे, तो आगे चल के हमें हमारे मुस्लिम एमपीज़ बढ़ेंगे। अब आप देखिए, तेलंगाना और आंध्रा से सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी का एक मुस्लिम एमपी है, उतना ही है। लेकिन बीआरएस से, कांग्रेस से, कोई भी पार्टी से एक मुस्लिम एमपी को नहीं सीट दे रहे, नहीं जिता रहे। तो ये काफ़ी अफ़सोस की बात है, जिस पे हमें फ़ोकस करना ज़रूरी है। तो अब हमारे आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शंस के नताइज ऐसे हो गए बीजेपी को, कि बीजेपी तीसरी बार इक़्तिदार में आने की बात तो कर रही है, लेकिन उन्हें इतना गम और इतना सदमा लगे है कि उनके सेलिब्रेशन से वो ज़ाहिर हो गया। तो एक फ़ेमस जर्नलिस्ट ने क्या खूब कहा कि इनकी जीत भी हार के बराबर है, एनडीए अलायंस की हार भी जीत के बराबर है। मेहनत की है और पूरे गठबंधन के साथियों ने भी अच्छी मेहनत की है, वो ऐसे नताइज आए। वरना आप सोचिए कि जो बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगाए बैठी थी, वैसी बीजेपी को भी इन लोगों ने आसानी से ऐसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट बोलिए या फिर उनको एक कंक्रीट गवर्नमेंट नहीं दी।
जैसे बीजेपी खुद मैजिक फिगर नहीं रीच कर पाई, तो 292 कुछ है, और रही बात इंडिया अलायंस की, वो लोग 234 232 के करीब है। तो अब देखना है आगे चल के फ्यूचर में क्या क्या होगा। लेकिन ये लोगों के जो तानाशाही के बातें थे कि ये लोग दस्तूर बदल देंगे, शरीयत को ख़त्म कर देंगे, वक्फ एक्ट को ख़त्म कर देंगे, और कई सारी ऐसे बातें, अब उन तमाम का जो है सो अब ये पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा तो इनकी ये हकीकत और बाहर आएंगे, इसलिए कि अब जम के एहतजाजात होंगे। और अलायंस के जो पार्टनर्स भी है, मैं यही नहीं कहता कि सिर्फ एनडीए के पार्टनर्स की डिस्टर्ब होंगे, इंडिया अलायंस में भी चाहिए कि सीनियर्स कांग्रेस पार्टी के कि इन तमाम लोगों को, शरद पवार वगैरह, जो इंडिया अलायंस के पार्टीज़ हैं उनको रोक के रखे, और इंडिया अलायंस से जितने पार्टीज़ बाहर आ सकते हैं उनको लेके हुआ तो हुकूमत भी बनाने की पूरी पूरी कोशिश में रहे। तो अब हम चलिए, हमारे हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इस 28 स्टेट्स में सिर्फ 7 स्टेट्स में मुस्लिम एमपीज़ है, 3 यूनियन टेरिटरीज में मुस्लिम एमपीज़ जीते हैं। तो 21 स्टेट्स में और 5 यूनियन टेरिटरीज में हमारे मुस्लिम एमपीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ज़ीरो है। तो इसके लिए हमें और ज़रूरत है कि हमारे कौम को पॉलिटिकली उजागर करे, सियासी शौर बेदारी पैदा करे, जिससे हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो ऐवानों में जो क़ानून बनते हैं, वो क़ानून के हिसाब से शरीयत को, दस्तूर को हम बचाने के काम अंजाम दे सकते हैं। जो मुस्लिम एमपीज़ पॉलिटिकल पार्टीज से जीते हैं, उसमें कांग्रेस का शेयर सब में ज़्यादा है। कांग्रेस से 7 एमपी जीते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से 5 एमपी जीते हैं, समाजवादी पार्टी से 4 एमपी जीते हैं, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उससे 3 एमपी जीते हैं, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2, एआईएमआईएम से 1 और इंडिपेंडेंट 2 एमपी जीते हैं। तो कुल मिलाकर 24 एमपी जीते हैं। तो स्टेट वाइज अगर हम देख लें तो उत्तर प्रदेश से 5 एमपी जीते हैं, वेस्ट बंगाल से 5 एमपी जीते हैं, बिहार से 2 एमपी जीते हैं, केरला से 3 एमपी जीते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 4 एमपी जीते हैं, असम से 1 एमपी, तेलंगाना से 1, तमिलनाडु से 1। तो 7 स्टेट्स के इतने एमपी, और 3 यूनियन टेरिटरीज जैसे कि लद्दाख का 1 है, लक्षद्वीप का 1 है, और जो जम्मू एंड कश्मीर के आपको 4 एमपी थे, ये भी यूनियन टेरिटरी है। 2024 में जो मुस्लिम एमपीज़ का रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल पार्टीज से, स्टेट वाइज मैंने आपके सामने रख दिया है। स्टेट वाइज अगर आपने देख लिया है तो सिर्फ 7 स्टेट्स में मुस्लिम एमपीज़ है, 28 स्टेट्स से 7 स्टेट्स यानी 21 स्टेट्स में अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ना है। 8 यूनियन टेरिटरीज में जीते हैं, तो बाकी के 5 यूनियन टेरिटरीज में किसी तरह का मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्र है। खुसूसन मैं तो बड़े नाराज़गी का इज़हार करता हूँ साउथ में कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा का, इसलिए कि ये 3 बड़े क्रूशियल बन गए हैं। अगर ये 3 स्टेट्स के एमपीज़ ज़्यादा जीत जाते, इंडिया अलायंस में आ जाते, तो आप यकीन मानिए अब इंडिया अलायंस का हम प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखते थे। अफ़सोस की बात है कि हमारे साउथ में बीजेपी को मौका देना, चंद्रबाबू नायडू का, और अपने बीआरएस का कमज़ोर होना, ये तमाम चीज़ें तो खुसूसन जो मुस्लिम एमपी ज़्यादा जीतने की बात थी, उसमें बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है उसका काफ़ी खेल रहा। मैंने स्टैट्स ऑब्जर्व किए तो बीएसपी ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी के जिताने के लिए ही कॉन्टेस्ट किए, तो उससे भी हमारे का एक 3 से 4 एमपी का कम हो गया। वरना जो दानिश अली है उनको बेचारे, उनको टेररिस्ट कहा गया था अपने पार्लियामेंट में, तो वैसे एमपी भी बेचारे ये बीएसपी की वजह से हार गए। वो बीएसपी के ही थे, कांग्रेस में ज्वाइन किए, तो उनके खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट जीता, वोट डिवाइड हो गए वहाँ पर, वरना दानिश अली पक्का जीत जाते थे। अफसोस की बात है हमारे लिए कि दानिश अली जो हमारे भाई को फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट कानून बनाने के हाउस में टेररिस्ट कहा गया था, लेकिन अफसोस के दानिश अली बेचारे बहुत कम मार्जिन से हार गए। जैसे मैंने आपको कहा है कि अपना वीडियो ये काफ़ी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो एक-एक एमपी जो जीते हैं, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी में सेकंड कौन आए, थर्ड कौन आए, और किस तरह से वोट शेयर रहा, ये तमाम चीज़ें, और साथ ही साथ मैं आपको फ़ोटोज़ भी स्लाइड्स में प्ले करता रहूँगा। तो आप वो फ़ोटोज़ से, ये ऑथेंटिक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया गया डाटा है। तो सबसे पहला ऐसा एनालिसिस और रिसर्च है जो 24 एमपी जीते हैं अपने मुस्लिम, उसमें सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, ये कंप्लीट डाटा आपके सामने इलेक्शन कमीशन के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को रख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बिना एक सेकंड भी स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे, और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलते हैं असम में, कॉन्स्टिट्यूंसी धुबरी है। कैंडिडेट जो जीते हैं उनका नाम रकीबुल हुसैन है, कांग्रेस पार्टी से जीते हैं। 14 लाख वोट उनको मिले हैं, उसमें मेजॉरिटी जो उनको आई है 10 लाख की आई है।
जो कैंडिडेट सेकंड आए हैं वो मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल साहब है, जो अजमल परफ्यूम्स वाले। इनकी जो पार्टी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के, इनको मिले हैं 4 लाख से ज़ायद वोट। तो थर्ड जो आए हैं जाहिद असलम हैं, असोम गंग परिषद पार्टी के हैं, उनको भी 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मेजॉरिटी जो 10 लाख से ज़ायद इनको मिली है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब जो बुज़ुर्ग है माशाल्लाह, काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है। आप इनके स्पीचेस वगैरह यूट्यूब में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऑरेटर भी हैं माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि उलमाए दीन में से भी है वो। उनकी पार्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अफसोस के दो मुस्लिम के बीच तो एक मुस्लिम को जीतना ज़रूरी है। तो अब रकीबुल हुसैन जीते हैं बदरुद्दीन अजमल साहब की शिकस्त पे। अब बिहार बिहार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी किशनगंज है, वहाँ से मोहम्मद जावेद साहब जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। उनको 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। मेजॉरिटी जो उनको आई है 59,000 की मेजॉरिटी आई है। जो सेकंड आए हैं वहाँ से मुजाहिद आलम हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनको 3 लाख से ज़ायद मिले हैं। थर्ड जो आए हैं अख्तरुल ईमान साहब AIMIM के हैं, इनको भी 3 लाख से ज़ायद वोट मिले हैं। तो बेचारे आप जानते हैं पूर्वांचल सीमांचल इलाके को लेकर जिस तरह से बिहार से जो MLAs जीते थे MIM के, उसमें मेन MLA अख्तरुल ईमान साहब है। इनकी भी काफ़ी मेहनत है बिहार में AIMIM पार्टी को जमाने। लेकिन बेचारे इस MP इलेक्शंस में उनको भी शिकस्त मिली है। तो अब चलते हैं बिहार के कटिहार इलाके में। वहाँ से तारिक अनवर जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। वहाँ के जो पोलिंग वोट्स उनको मिले हैं 5 लाख से ज़ायद मिले हैं। जो मेजॉरिटी उनको मिली है 49,000 की मेजॉरिटी उनको मिली है। वहाँ से सेकंड जो आए हैं दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं। उनको थर्ड जो आए हैं कुमार महतो बहुजन समाज पार्टी के हैं, इनको 14,000 वोट मिले हैं। मैं आपको एक एनालिसिस में ये बात बताऊंगा, आप लोग फोकस करते जाइए। BSP पार्टी से भी 2019 में 3 MP कुछ आए थे, तो उससे हमारा फिगर अच्छा था। तो इस बार भी 2024 में कुछ मुस्लिम MPs जीत जाते तो 30 MP से ज़्यादा हम लोग पहुंच जा सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी का मकसद सिर्फ इतना ही था कि BJP को फ़ायदा पहुंचाए। तो इनकी वजह से आप यकीन मानिए कि मुसलमान MPs हारे हैं 3 से 4। वो एनालिसिस भी आपके सामने दूंगा। तो स्टेट ऑफ केरला में वड़ाकरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से शफी परम्बिल जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। 5 लाख से ज़ायद उनको वोट मिले हैं। 1,14,000 मेजॉरिटी इनको मिली है। जो के शैलजा टीचर है, वो CPIM पार्टी के, ये हारी हैं। कोरोना में इन्होंने काफ़ी काम किया है, आप जानते हैं केरला की गवर्नमेंट में। थर्ड जो आए हैं प्रफुल्ल कृष्णन बीजेपी के हैं। बीजेपी को भी 1,11,000 वोट केरला में मिले हैं, ये बड़ी बात है। चलिए अब उत्तर प्रदेश की सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इमरान मसूद साहब जीते हैं कांग्रेस पार्टी से। इनको 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। जो मेजॉरिटी से जीते हैं ये 64,000 की मेजॉरिटी से जीते हैं। सेकंड जो आए हैं राघव लखनपाल है बीजेपी के। थर्ड जो आए हैं माजिद अली है बहुजन समाज पार्टी के। तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ भी 1,80,000 वोट कुछ मिले हैं। तो वेस्ट बंगाल चलते हैं। वहाँ पे मलदाहा दक्षिण कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से जीते हैं ईशा खान चौधरी कांग्रेस पार्टी से। तो इनको 5 लाख से ज़ायद वोट मिले हैं। तो मार्जिन जो इनको आई है 1,28,000 मेजॉरिटी से जीते हैं। सेकंड जो आई हैं वहाँ पे श्री रूपा मित्रा चौधरी बीजेपी के हैं, उनको भी 4 लाख ज़ायद वोट मिले। थर्ड जो आए हैं शाह नवा अली रेहान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के। तो लक्षद्वीप यूनियन टेरेटरी में लक्षद्वीप कॉन्स्टिट्यूंसी मोहम्मद हमदुल्ला सईद जीते हैं कांग्रेस पार्टी के। इनको 25,000 से ज़्यादा वोट मिले। जो मेजॉरिटी इनको आई है वो 2,600 वोटों की है। मोहम्मद फैज़ाल जो सेकंड आए हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के। शरदचंद्र पवार है, शरद चंद्र पवार पार्टी है वो। तो यूसुफ साहब थर्ड आए हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हैं। तो उत्तर प्रदेश की कायराना कॉन्स्टिट्यूंसी को चलते हैं। वहाँ पे इखरा चौधरी जीते हैं समाजवादी पार्टी से। तो इनको टोटल वोट जो मिले हैं 5 लाख से ज़ायद। जो मेजॉरिटी इनको आई है 69,000 की। सेकंड वहाँ पे प्रदीप कुमार बीजेपी आए हैं। थर्ड वहाँ पे श्रीपाल बहुजन समाज पार्टी के आए हैं, उसको 76,000 वोट मिले हैं। तो उत्तर उत्तर प्रदेश की रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो आजम खान साहब जीता करते थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सज़ा सुनाई गई। तो रामपुर से मोहिबुल्ला जीते हैं समाजवादी पार्टी से। 4 लाख से ज़्यादा वोट लिए हैं। इनको मेजॉरिटी जो आई है 87,000 की है। सेकंड जो वहाँ से आए हैं घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी के हैं। थर्ड जो आए हैं जिशान खान है बहुजन समाज पार्टी के हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ फोकस करने की है। महमूद पराछा जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी उनका गलबा शोर शराबा रहा है, तो वो बेचारे 2,700 वोट कुछ लिए हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट किए थे। तो अब उत्तर प्रदेश की संभल कॉन्स्टिट्यूंसी को चलते हैं। आप शफीकुर रहमान बख्श साहब
कि शायद ये कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके इंतकाल होने के बाद। ज़ियाउर रहमान इनके फर्जन है, शायद वो जीते हैं समाजवादी पार्टी से, उनको 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, 1,20,000 मेजॉरिटी इनको आई है। सेकंड जो कैंडिडेट है वहाँ पे लाल सैनी आए हैं बीजेपी से, और थर्ड आए हैं चौधरी सौलत अली बहुजन समाज पार्टी से। तो अब उत्तर प्रदेश की गाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से अफजल अंसारी साहब जीते हैं। अफजल अंसारी साहब मरहूम जो हमारे मुख्तार अंसारी साहब हैं उनके भाई हैं, तो समाजवादी पार्टी से जीते हैं ये, इनको 1,24,000 मेजॉरिटी आई है। तो वहाँ के सेकंड जो आए हैं वो प्रसन्नाथ राय है बीजेपी के, थर्ड जो आए हैं उमेश कुमार सिंह है पीएसपी के। तो बीएसपी की काफ़ी कोशिश तो रही, लेकिन ज़्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है, 0 सीट्स आए हैं शायद ही बीएसपी को। अब वेस्ट बंगाल जहांगीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से खलीलुर रहमान साहब जीते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, 5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, 1,16,000 की मेजॉरिटी इनको आई है। सेकंड जो आए हैं मुर्तजा हुसैन बोकुल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। थर्ड जो आए हैं धनंजय घोष है बीजेपी के, इनको भी 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो वेस्ट बंगाल की और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बहरमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी से यूसुफ पठान क्रिकेटर जीते हैं जो इरफान पठान के भाई है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से वो जीते हैं, 5 लाख से ज्यादा वोट इनको मिले हैं। इनको जो मेजॉरिटी आई है वो 85,000 की है। अब यहाँ पे एक धक्का जो कांग्रेस को है, अधीर रंजन चौधरी साहब है ये, 5 बार से जायद जो 25 साल से जीत रहे हैं, उनको शिकस्त दी गई है यूसुफ पठान साहब के जरिए। तो बीजेपी भी वहाँ पे थर्ड आई है, उसको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। तो वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से अबू ताहिर खान जीते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, 6 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, 1,60,000 की मेजॉरिटी इनको आई है। यहाँ पर भी सीनियर लीडर जो मोहम्मद सलीम साहब है सीपीआईएम के, बेचारे उनको शिकस्त मिली है, 5 लाख से ज्यादा वोट वो भी लिए हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड आई है वो बीजेपी है, गौरी शंकर घोष है। तो वेस्ट बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंसी बसीरहट से शेख नूरुल इस्लाम जीते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। टोटल वोट्स इनको 8 लाख से जायद मिले हैं, मार्जिन इनको 3 लाख से जायद आई है। तो रेखा पात्रा सेकंड बीजेपी की है, थर्ड जो है सो अख्तर रहमान बिस्वास है। तो वेस्ट बंगाल की जो उलुबेरिया कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से सजदा अहमद जीते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के। टोटल वोट्स उनको 7 लाख से जायद मिले हैं, उनको मेजॉरिटी जो आई है 2,18,000 मेजॉरिटी है। सेकंड वहाँ पे बीजेपी आई है, अरुणोदय पॉल चौधरी। थर्ड वहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस आई है। केरला की मलप्पुरम कॉन्स्टिट्यूंसी से ईटी मोहम्मद बशीर साहब जीते हैं, काफ़ी सीनियर लीडर है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, 6 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं, 3 लाख इनकी मेजॉरिटी है। सेकंड जो आए हैं वी वासिफ है सीपीआईएम के, इनको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। थर्ड जो आए हैं डॉक्टर अब्दुल, आप फोकस कीजिए ये बीजेपी का बंदा है, इनको 85,000 वोट मिले हैं केरला से। ये ओनली मुस्लिम कैंडिडेट हैं मुझे जहाँ तक इल्म है बीजेपी का, जो इनको भी थर्ड आए हैं, शिकस्त मिली है। तो केरला में हमेशा जो फाइट होती है, एक तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी की सीपीआईएम से होती है, वहाँ पे कम्युनिस्ट है वो आप जानते हैं। तो केरला की पोन्नानी कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर एमपी अब्दुल समद समदानी जीते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, 5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, इनकी मार्जिन जो है 2 लाख से जायद है। सेकंड वहाँ पे केएस हमजा आए हैं सीपीआईएम के। थर्ड वहाँ से एडवोकेट निवेदिता आई है बीजेपी की, 1,24,000 वोट ली है। आप देख सकते हैं किस तरह से केरला में भी बीजेपी का वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ता गया। तमिलनाडु से रामानाथपुरम कॉन्स्टिट्यूंसी से नवाज कानी के जीते हैं, ये आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हैं, 5 लाख जायद वोट लिए हैं, 1,60,000 की जायद मेजॉरिटी आई है। ये पन्नीर सेल्वम जो तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर इन्होंने जीत हासिल की है। वहाँ से थर्ड जो आए हैं वो जयरामल है, एआईएडीएम के पार्टी के हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी जीते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं जो फारूक अब्दुल्ला की है। इनको 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, 1,80,000 की मार्जिन से जीते हैं। सेकंड वहीदुर रहमान पारा आए हैं जम्मू एंड कश्मीर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है महबूबा मुफ्ती की। थर्ड जो आए हैं मोहम्मद अशहाम मीर आए हैं जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के। तो तेलंगाना से आप जानते हैं जो मच हाइप्ड है, मैंने पहले ही कहा था, आप लोग मेरे ट्विटर के ट्वीट को देख सकते हैं, मैं टैग कर रहा हूँ, जो मैं कैंपेनिंग में जिस तरह से वहाँ की ऑटो वगैरह में हम कैंपेनिंग किए थे हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए कि हमारे लिए भी चैलेंज था, प्रेस्टेज था। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को 3 लाख से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी, वो मेरे ट्वीट में भी आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा। जैसे कोम्पेल्ला माधवीलता का कैंडिडेचर और उनके ओवर एक्शंस को हमने देखा, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, 3 लाख
से ज़ायद मेजॉरिटी 3,38,087 मेजॉरिटी से ये जीते हैं। कोमपल्ला माधवीलता सेकंड आई है बीजेपी की, उनको 3,23,894 वोट्स मिले हैं। थर्ड वहां से समीर वलीउल्लाह आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 62,000 वोट मिले हैं। बीआरएस पार्टी फोर्थ आई है श्रीनिवास यादव गड्डम, उनको 18,000 वोट मिले हैं। तो मच हाइप्ड जो कोमपल्ली माधवीलता है, आप जानते हैं वहां से बद्दम बाल रेड्डी, वहाँ से वीएच हनुमंतराव, वहाँ से वेंकैया नायडू, ये तमाम लोग कॉन्टेस्ट किए लेकिन कोई भी जीत नहीं पाए। शायद अभी 11 से 12 टर्म अब तक एमआईएम उस सीट को रिटेन करते आई है। तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी बारामुल्ला से अब्दुल रशीद शेख हैं, इंडिपेंडेंट जीते हैं। टोटल वोट्स उनको 4,70,000 से ज़ायद मिले हैं। मार्जिन इनको 2 लाख की मार्जिन से जीते हैं। तो ये किन पे जीते हैं? उमर अब्दुल्ला जो जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उस उनको शिकस्त दी इन्होंने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने। जो थर्ड आए हैं सज्जाद गनी लोन आए हैं, वो 1,70,000 वोट लिए हैं। जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अब उमर अब्दुल्ला साहब को शिकस्त मिली है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। मशहूर चेहरे जो शिकस्त पाए उसमें उमर अब्दुल्ला साहब भी एक हैं। तो लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद हनीफा जीते हैं इंडिपेंडेंट। टोटल वोट्स उनको मिले हैं 65,000, मार्जिन इनको आई है 27,000। सेकेंड यहाँ से तिसरिंग नगमे ग्याल आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। थर्ड यहाँ से तशी ग्याल सन आए हैं बीजेपी के। तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग राजौरी से मियां अल्ताफ अहमद जीते हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो इनको टोटल वोट्स जो मिले हैं 5,20,000 से ज़ायद, जो मार्जिन है 2,80,000। जिन्हें शिकस्त मिली है यहाँ पर ये महबूबा मुफ्ती है जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के हैं। तो 2,80,000 वोट से ये हारी हैं। तो थर्ड वहाँ पे जो आए हैं जो ज़ादर इकबाल खान हैं मनहास, ये जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, उनको 1,40,000 वोट मिले हैं। तो आपने देखा है जम्मू एंड कश्मीर के जो दो मशहूर चेहरे हैं, इधर उमर अब्दुल्ला साहब और उधर से महबूबा मुफ्ती, ये दोनों भी हारे हैं। तो मशहूर चेहरों में ये, जैसे आपको और एक चेहरा जो आपको दानिश अली का, आप जानते हैं दानिश अली को जो टेररिस्ट कहा गया था जो फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट पे, वैसे दानिश अली बीएसपी ने सस्पेंड किया। जैसे मैं कहा कि बीएसपी की मायावती पूरी तरह से बीजेपी की साथी नज़र आ रही थी, तो उनको सस्पेंड भी कर दिया था, वो कांग्रेस ज्वाइन किए। तो बेचारे बीएसपी के कैंडिडेट की वजह से ही बीजेपी के कैंडिडेट के हाथों अपने दानिश अली साहब की शिकस्त हुई। तो और एक बेंगलुरु के कैंडिडेट भी हारे हैं, उनको भी जीतने का और दानिश साहब को भी जीतने का बताकर 26 एमपीज बताए गए थे, लेकिन 24 एमपी ही 2024 में जीते हैं। तो आपको मैंने स्लाइड्स में बाजू में फोटोज़ के साथ बताया है कि कौन से एमपीज़ हैं, उनके चेहरे और उनके फिगर्स कंप्लीट इलेक्शन कमीशन के ऑथेंटिक डाटा से मैंने आपके सामने प्रोवाइड की है। इसमें काफ़ी सारी मेहनत लगी है। तो आप लोगों से जैसा मैं हमेशा अपील करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो थोड़ी लंबी हुई इसलिए कि 24 कैंडिडेट्स के बारे में और स्टेट्स में कहाँ कहाँ जीते, कौन सी पार्टी से जीते और कैसा पॉपुलेशन और किस तरह से हमारे मुस्लिम एमपीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए वीडियो तो थोड़ी तवील हुई, लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और यूट्यूब पे पहला एनालिसिस है। जिस तरह से मेरा मकसद है कि हमारे मुस्लिम्स के जो अनहर्ड इश्यूज़ है, जो अंडर प्रिविलेज, अंडरडॉग्स और जिस तरह से साइडलाइन किया जाता है, तो उन तमाम इश्यूज़ को लाइमलाइट में लाना और आप तमाम के सामने पेश करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इसी से हमारी कौम की जो हालात हाज़िरा पे नज़र रखते हुए हमारा विज़न और किस तरह का मिशन और गोल हम रखें, ये हमको पूरा आइडिया मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरे चैनल के ज़रिए आपको ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिल रही है, जो आप लोग जिस तरह से गोदी मीडिया या फिर कुछ और मीडिया में साइडलाइन किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो ऑथेंटिक डाटा गैदर करने में, वीडियो एडिट्स करने में, तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करके वो वीडियो की शक्ल में और कम टाइम में आपके सामने रखने की कोशिश में जो मेहनत लगती है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है, उस पे तो पूरा मैं ही एडिट्स करता हूँ, मैं ही रिकॉर्ड्स करता हूँ, मैं ही पोस्ट कर लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप जानते हैं यूट्यूब पे जो काफ़ी प्रोडक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल्स होते हैं, काफ़ी कम वायरल होते हैं, जो म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट और ब्ला ब्ला जो भी है उसके अंदर तमाशे होते हैं, उनको तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को जितना हम इन्फॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव बना रहे हैं, तो आप लोग की ज़िम्मेदारी है कि ये चैनल के लिंक को और चैनल के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि जो हकीकत है इस जो यूट्यूब की दुनिया पे जिस तरह से टाइम वेस्ट किया जाता है या फिर
कई कई सारे जराइम का अक़साम का ज़रिया है, तो उन तमाम को रद्द करते हुए हमें हमारे यूट्यूब चैनल से जिस तरह से हमारी यूथ को, आने वाली जनरेशंस को एक इन्फॉर्मेशन एंड एक हब ऑफ नॉलेज बनाना है, हब ऑफ हिस्ट्री बनाना है, तो वो काम मैं सिर्फ़ आप ही के साथ के साथ आप ही के दुआओं से अंजाम दे सकता हूँ। अब तक का जो सफ़र रहा है, 3000 से ज़ायद आवर्स हमने रीच कर लिए हैं और 4000 के करीब मोनेटाइज़ भी हो जाएँगे इंशाअल्लाह आप लोगों के सपोर्ट और दुआओं से। लेकिन जिस तरह मैं कहता हूँ कि जो बकवास चैनल्स को एनकरेज कर रहे हैं, व्यूअर्स मिल रहे हैं मिलियंस के, इस तरह हमारा जो चैनल है इतना इन्फॉर्मेटिव है, इतना हालात हाज़िरा और हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल अपडेट्स एंड एम्पावरमेंट पे रहता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप चैनल का रीच को बढ़ाएँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के साथ, टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने हमेशा से चैनल को ज़िंदा रख सकूँ। तो इस चैनल का जो भी रीच है, जो भी इस चैनल को बरकरार रखना है, ये आप ही के हाथों में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस चैनल की रीच को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँगे। घर में हर फ़र्द से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करवा कर अपने चैनल को भी मिलियंस में और इससे उम्मत का और मिल्लत का, इंसानियत का ज़्यादा फ़ायदा होने का ज़रिया बनेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादक।